हेलो एवरीवन। सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि इधर सप्ताह में हमारी सेहत में थोड़ा सा सुधार नहीं था, इसलिए हम आपका जो है पार्ट 5 आउटसाइडर मालती जोशी द्वारा लिखा नहीं पढ़ा पाए। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ से हमने पैराग्राफ छोड़ा था। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ाई करें। बुक पे वहीं पर उंगली रखें जहाँ पर हम पढ़ा रहे हों। जिस भी किसी बच्चे को, सुनिए हमारी बात को, जिस भी किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई संकोच नहीं, ना हम आपसे कोई पैसा ले रहे हैं, कुछ संकोच करना ही नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है गाइस। तो समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है पम्मी। पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही हैं, तो समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तो तुम्हारे प्रस्ताव को मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। दरअसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई। तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिया तो सोचूंगी, कोई सही आदमी मिलता है तो बता भी दूंगी। पर अब इस उम्र में मैं कोई रिश्ता जबरदस्ती नहीं ओढ़ सकती। सॉरी। एक बात पर थी दीदी, एक बात और थी दीदी। अब क्या अब क्या रह गया है? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। आउटसाइडर मतलब किनारे ही रहोगी। लड़की अगर शादी करती है, ससुराल जाती है, संपन्न रहती है, खुश रहती है, तो मायके वाले भी खुश रहते हैं। अगर लड़की ससुराल से वापस मायके आ जाती है, वही लड़की जिसका 25 साल मायके में रहता है, फिर वो बोझ लगने लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है समय बदल रहा है। लड़का लड़की में कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं समझा जा रहा है। अगर लड़की को कहते हैं दो ही घर होते, एक ससुराल एक मायका। अगर ससुराल में पीड़ित हुई तो वो मायके ही तो आएगी, ठीक है ना। तो मैं सच कह रही हूँ, अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की सी रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। उसकी बहन कह रही है। नीलम कहने को हुई कि इस दिन ऐसा होगा, मैं तुम्हारे यहीं चली जाऊंगी, पर नहीं कहा। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप लगा गई। पर चुप नहीं, नहीं दिया, बुरा भी लगा, नहीं कहा। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, नहीं पर चुप लगा गई। अब इससे क्या कहें? बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा तो संदीप से कहेंगे। खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। का तब का गया, अब तक वापस नहीं आया। वहाँ बैठकर दीदी की ख्याल नहीं आया। अब जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है। लेकिन संदीप से भी वह कुछ नहीं कहेगी। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है। शिकायत कभी अगर थी भी तो वह अम्मा से थी। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पक्षपात किया।
कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का पालन पालन करती रहीं। उम्र नीलम की मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जान कर अनजान बनी रही। उम्र चलती गई, लेकिन माँ को पता नहीं चला कि बड़ी लड़की की हमें शादी करनी, क्योंकि उसके पास नौकरी थी, वो कमा रही थी इसलिए। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नीयत होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी जिंदगी जी सकेगी, पर वह आशा दुराशा ही साबित हुई। वो आशा क्या हुई? दुराशा ही साबित हुई। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया तो उससे ज़्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है। इस तथ्य से अम्मा ने जैसे आंखें ही मूंद ली थी, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था, वही कमा रही थी, इसलिए अम्मा ने उसके जीवन के बारे में नहीं सोचा। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही हैं तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित न होती। अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों से अब उनका मन नहीं भरता था, पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी, इतनी जल्दी इतने सारे रुपयों का जुगाड़ करना बहुत कठिन है और मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का न कंधा नसीब हुआ, न तर्पण। और उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुदीप का वहाँ होना बेहद जरूरी था। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उनका आना टलता ही चला गया। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया था। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सकता। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। अलका ने आकर उस सूनेपन को भर दिया। सुमित की शादी के लिए उसे सिर नहीं खपाना पड़ा। उसने खुद ही तय कर ली थी कि घर की यह आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। अपने सारे कर्तव्यों से निर्वृत्त होकर कितनी खुश थी नीलम, पर इस बेवक्त की शहनाई ने सब गुड़ गोबर कर दिया। गुनमीत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस दिन के तेजी के साथ उठा था, उतनी ही जल्दी दब गया। पम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी। लोग अपने में मसरूफ हो गए। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए थे और अब सुदीप का सामान बंध रहा था। उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। उस दिन ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक एप्लीकेशन भी लेती गई। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं। बोली, आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेशा भेजने वाली थी। क्यों, कोई ज़रूरी काम था? हाँ, ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है। ट्रांसफ़र ऑर्डर और प्रमोशन एक साथ? प्रिंसिपल बनकर जा रही हो? कहाँ? खैर, जगह तो बहुत दूर बस्तर में है, पर सुनते हैं कि बड़ी शांति जगह है। कॉलेज भी नया तो ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी। लेकिन मैडम, अरे भाई, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारी सारी जवाबदारियां खत्म हो गई और भगवान की दया से यू आर ए फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो अब
ऐसे चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार कर लेने चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। देख लो, पर मुझे लगता है बार बार प्रमोशन रिफ्यूज़ करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से यह तीसरी बार हो रहा है। मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई थी। छुट्टी की एप्लीकेशन उनके सामने सरकाकर वह लौट आई। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। सुदीप के लिए खादी का सूट लेत और कुर्ते पैजामे, सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी साड़ियाँ और प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़ियों का पूरा सेट, साथ ही प्रिया के मनपसंद रसगुल्ले भी। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वह सीधे दीपू के कमरे की ओर चली गई, परंतु पैर दरवाजे में ही ठिठक गए। भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमलाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लकी हैं, जिज्जी फुर से उड़ जाएंगी। ये नहीं, नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बंगलौर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, सो भुगतेंगे। क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, पर वे टस से मस नहीं हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननंद नहीं सास हैं, और हमें उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। नीलम तो जैसे काट हो गई आई। उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके आगे पीछे डोलने वाली, उससे मिस्री घुले स्वर में बात करने वाली अलका उससे क्या सचमुच इतना ऊब गई कि उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा है, और अलका को उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए ही शायद उसकी शादी का प्रपंच रचा जा रहा है। वाह! इसके बाद वह खड़े रहना या उन लोगों के सामना करना उनके लिए संभव नहीं था। वह दबे पांव कमरे में लौट आई। इतनी देर तक हाथ में थमा हुआ सारा सामान उसने पलंग पर पटक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पर यह बोझ तो कुछ भी नहीं था। इससे 10 गुना बोझ तो उसके मन पर था। उसे वह कहाँ खाली करती। उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था? रात खाने की मेज पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। अरे वाह! कहाँ? जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है। आजकल हर कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह बड़ी शांत है। मुझे तो इस समय उस सबसे ज़्यादा शांति की ही ज़रूरत है। इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ। फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा भी तो नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं रहा। इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई वह दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्प के साथ कहा था, मैडम मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। पर कहाँ, किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया। पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान की सी हो गई है। अब उनको लग रहा था कि हमने जो है सबके साथ जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन हमने अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाला। इसलिए सभी कर्तव्य तो करें, कर्म करें, बट अपने लिए समय अवश्य निकालें। अपने आप से बातें करें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समय दें। तो क्लास आउटसाइडर चैप्टर मालती जोशी द्वारा लिखित हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। ठीक है, तो कॉपियाँ तो सभी की पुरानी वाली ही होंगी ना, तो उसी में लिखना है, नई कॉपी नहीं बनानी है, तो उसी में लिखना है। तो आज हमने एक चैप्टर जो है आपका गद्य संकलन का कंप्लीट करा दिया है। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो क्लास हम कंटिन्यू जो है आपके सब्जेक्ट के पीरियड लेंगे। थैंक यू।